हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मेरे दोस्त हिमांशु के साथ हुआ था। ये बात साल 2007 की है, जब मैं अपनी 12th की पढ़ाई ख़त्म करके पटना गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहीं मेरी मुलाकात हिमांशु से हुई और जल्दी ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों एक ही कोचिंग सेंटर पर पढ़ा करते थे, इसलिए रहने के लिए हम दोनों ने एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया था। हिमांशु और मैं, हम दोनों ही आर्मी के टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ टाइम बाद हमारा आर्मी का टेस्ट भी हो गया। हम दोनों ने ही रिटन टेस्ट पास कर लिया था। अब सिर्फ हमारा फिजिकल टेस्ट बचा था। तो एक दिन हिमांशु ने कहा कि वो फिजिकल की तैयारी के लिए अपने गांव जाना चाहता है। उसका गांव बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में था और कुछ ही दिनों बाद वो अररिया चला गया। अब मैं पटना में अकेला रह गया था। बाद में मैंने उसे बात करने के लिए कई बार फोन भी किए, लेकिन बात नहीं हो सकी। लेकिन उसके जाने के करीब 2 महीने बाद एक दिन अचानक हिमांशु पटना वापस आ गया। उसके बड़े भैया उसके साथ आए थे उसको छोड़ने के लिए। जाने से पहले हिमांशु बहुत ही स्मार्ट और हेल्दी हुआ करता था, लेकिन वापस आने के बाद तो वो जैसे बिल्कुल ही बदल गया था। वो बहुत कमजोर हो चुका था, उसका चेहरा भी मुरझा गया था। उसके भैया हमारे साथ 2 दिन तक रुके और फिर चले गए। जाते हुए उन्होंने मुझे उसका खास ध्यान रखने के लिए बोला था। उनके जाने के बाद मैंने हिमांशु से पूछा कि तुझे क्या हो गया है, इतना कमजोर कैसे हो गया। तो पहले तो वो मेरी बात को टालता रहा, लेकिन जब मैं नहीं माना तो आखिर में उसने मुझे सारी बात बता दी। हिमांशु ने बताया कि जब मैं अपने गांव गया था तो वहां रिटन टेस्ट पास करने की खुशी में मैं दुगने जोश से पढ़ाई करने लगा था। हमारे गांव से बाहर एक सरकारी हाई स्कूल है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं रोज सुबह 5 बजे उसी ग्राउंड में दौड़ लगाने और एक्सरसाइज करने के लिए जाने लगा। एक रात पढ़ाई करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। मैंने सोचा कि अगर अभी सो गया तो सुबह 5 बजे दौड़ के लिए नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी सोने के बजाय थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेता हूं और फिर दौड़ लगाने चला जाऊंगा और वापस आके सो जाऊंगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर और पढ़ाई की और फिर लगभग 2:45 बजे ही मैं गांव के बाहर वाले उस ग्राउंड में दौड़ने के लिए चला गया। उस वक्त बाहर बिल्कुल अंधेरा था और रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही थी। मैं इतनी रात में पहले गांव से बाहर कभी नहीं गया था। रात के 3 बजे गांव से बाहर का इलाका बिल्कुल सुनसान था और दूर गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन मैं डरा नहीं हुआ था, मुझे ठंड लग रही थी। इसलिए मैंने ग्राउंड में पहुंचते ही जल्दी से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। मैंने ग्राउंड के 7 चक्कर ही लगाए थे कि मुझे बहुत पसीने आने लगे। मैंने अपना ट्रैक सूट उतार के साइड में रख दिया। कुछ देर बाद मैं थक के वहीं ग्राउंड में ही लेट गया। मैं पसीने में तर हो चुका था और लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तभी एक बहुत ही ठंडी हवा के झोंके ने मेरी नींद तोड़ दी और आंख खुलते ही मुझे अपने पास से पायल की आवाज आती सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने कई बार अकेले ही जहरीले सांपों को पकड़ के मारा है और कई बार जब हमारे गांव वालों की दूसरे गांव के लोगों से लड़ाई होती थी तो मैं भी उनके साथ लड़ने के लिए चाहता था। लेकिन ये डर उस तरह का नहीं था। मेरा दिमाग मुझे बार बार
किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहा था। दिल में अजीब सा डर आ रहा था। मैं अपने चारों तरफ देखने लगा कि वो आवाज कहां से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो आवाज लगातार आए जा रही थी। एक बार के लिए दिमाग में आया कि शायद गांव की कोई औरत सुबह टॉयलेट के लिए इस तरफ आई होगी, लेकिन मुझे पता था ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल की तरफ कोई भी टॉयलेट के लिए नहीं आता था। मैं वहां खड़ा ही था कि अचानक एक और तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे से आ टकराया, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। इस बार इस हवा में खुशबू थी, मदहोश कर देने वाली खुशबू। और तभी मुझे ना जाने कैसा नशा चढ़ा कि मैं उसी तरफ चल के जाने लगा जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। उस वक्त मैंने सिर्फ बॉक्सर पैंट और अपने रनिंग शूज के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी ठंड होने के बावजूद मुझे ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मैं बस उसी तरफ चलता रहा। अब मुझे उस पायल की आवाज के साथ किसी लड़की की हल्की हल्की हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और सच बताऊं तो उस वक्त मेरे दिल में भी कई तरह के गलत ख्याल आने लगे थे। मैं उस तरफ और तेजी से चल के जाने लगा। मैं बस किसी तरह उस दिलकश हंसी वाली लड़की को देखना चाहता था। उसकी हंसी और वो पायल की आवाज मुझे पागल करे जा रही थी। अब मैं पागलों की तरह अंधेरे में ही उस आवाज के पीछे भागने लगा, लेकिन तभी मैं किसी चीज से टकराया। मेरे सिर पर जोर से चोट लगी और कुछ सेकंड्स के लिए मैंने अपने होश खो दिए। जब होश आया तो देखा कि मैं तो स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट के अंदर पड़ा हूं। और तभी मैंने फील किया कि कोई मेरी बॉडी को टच कर रहा है। मुझे अपने ऊपर बोझ सा पड़ता महसूस होने लगा। मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि कोई जोर से मेरी पूरी बॉडी को जकड़े हुए मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और तभी मुझे अपने ऊपर किसी औरत का काला साया बैठा हुआ दिखाई दिया। वो मेरे ऊपर बैठी जोर जोर से अपने सिर को हिला रही थी और ऐसा करते हुए उसके बाल मेरे चेहरे पर आ रहे थे। वो देख के तो जैसे मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ता वो अपने नाखून से मुझे नोचने लगती। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं रो रहा था। मैं भगवान को याद कर रहा था कि बस आज बचा ले। और फिर किसी तरह अपनी पूरी हिम्मत जुटा के मैं एक बार जोर से चीखा। अब मेरे मुंह से आवाज निकल पा रही थी। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और तभी वो औरत अचानक से मेरे ऊपर से उठकर एक कोने में जाके खड़ी हो गई और रोने लगी। ये देख के मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो बोली, इसे बंद करो, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस इसे बंद कर दो। लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगा। रास्ते भर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरा पीछा कर रही है। घर पहुंचा तो देखा कि सब लोग सो रहे थे। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में पहुंचकर रजाई में जाकर सो गया। उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन से मुझे हर रात सपने में वो लड़की दिखाई देने लगी और सोते हुए वो मेरे साथ गलत हरकतें करती। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होता चला गया। मैंने दौड़ लगाने जाना भी बंद कर दिया था। मेरी गिरती हालत देखकर मेरे घर वाले भी समझ गए कि पक्का कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सारी बात बता दी। रात में आने वाले उन सपनों के बारे में भी बता दिया। तो मेरे घर वाले मुझे एक ओझा के पास लेकर गए और ओझा ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। उसने अपने मंत्रों से उस लड़की को मेरे ऊपर हाजिर किया। उस लड़की की आत्मा मेरे ऊपर आई और उसने बताया
कि वो पास ही के एक गांव की रहने वाली है और वो उसी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक बार उस लड़की के पिता ने उसको उस लड़के के साथ देख लिया और फिर उन्होंने उस लड़की की बहुत पिटाई करी और उस लड़के को भी धमका के भगा दिया। उसके बाद से उस लड़के ने उससे बात करना बंद कर दी और अपने फूफा के यहाँ जाके रहने लगा। इस बात से दुखी होकर एक दिन वो घर से ही जहर लेकर आई और स्कूल में आके पी लिया। जहर पीते ही उसकी मौत हो गई। उस लड़की ने बोला कि ये लड़का मुझे पसंद है और अब मैं इसी के साथ रहूंगी, लेकिन तांत्रिक ने उसको मेरे ऊपर से हटा दिया और बोला कि इस लड़के को कुछ दिनों के लिए इस गांव से दूर भेज दो। हिमांशु की ये सारी बात सुनकर तो मैं भी डर गया। मैंने उससे पूछा कि अब तेरी हालत कैसी है, तो उसने कहा कि वो अब ठीक है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि रात में सोते वक्त वो नींद में उल्टी सीधी बातें करता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा था। पहले तो मैं ये सब इग्नोर करता रहा, लेकिन वो हर रात ऐसी हरकतें करने लगा था। मैंने उससे फिर से पूछा कि तू कह रहा था कि तू तो ठीक हो गया है, लेकिन मुझे तो तेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। तो वो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिक्र मत कर। लेकिन हर रात उसकी इन सब हरकतों से मुझे भी बहुत परेशानी हो रही थी। मैं ना तो पढ़ पा रहा था और ना ठीक से सो पा रहा था। उसकी हालत ठीक ना होती देख एक दिन मैंने उसके भैया को फ़ोन करके सारी बात बता दी। हिमांशु को जब ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर वो मुझसे मारपीट करने लगा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि पड़ोस के दूसरे लड़के मुझे बचाने आ गए, नहीं तो शायद उस दिन वो मेरी जान ही ले लेता। उस दिन उसकी आंखों में गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अगले ही दिन उसके भैया और पिताजी आए और उसको गांव लेकर चले गए। इन सब घटनाओं से मैं भी बहुत डर गया था और मैंने भी वो रूम खाली कर दिया। 2-3 महीने बाद मैंने फिर से उसके भैया को फ़ोन करके उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हिमांशु की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसे कहीं बाहर दिखाने ले जाने की बात कर रहे थे। हिमांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो बहुत ही मेहनती और होनहार लड़का था और उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी और के साथ भी हो।